कभी कभी जो चीज हमें मासूम लगती है वही सबसे खतरनाक साबित होती। जंगल की शांति, ठंडी हवा और पेड़ों के बीच की खामोशी, सब कुछ देखने में तो खूबसूरत लगता है, लेकिन इनके पीछे क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। एली और उसका बेटा बस एक आम सफर पर निकले थे, लेकिन वो सफर जल्द ही डर और खून से भरी एक डरावनी रात में बदल गया, क्योंकि इस जंगल में एक ऐसा शिकारी था जो इंसानों से बदला लेना चाहता था, और अब उसके रास्ते में जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बैम्बी द रेकनिंग। फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत लेकिन दर्द भरी एनिमेटेड स्टोरी से होती। हमें एक छोटे से हिरन के बच्चे की झलक दिखाई जाती जिसका नाम था बैम्बी। वो अपनी माँ के साथ घने जंगल में बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब कुछ शिकारी उसकी माँ की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब वो मासूम हिरन इस खतरनाक जंगल में बिल्कुल अकेला रह गया था, जहाँ हर तरफ खतरा था। वक्त बीतता गया और बैम्बी बड़ा हो गया। उसने जंगल की मुश्किलों से बचते बचाते जीना सीख लिया था, जहाँ कुछ सालों के बाद उसको एक साथी भी मिलती है और जल्द ही उनके घर पर एक बच्चा जन्म लेता है। उस छोटे से परिवार के साथ बैम्बी खुश था जैसे वो अपनी माँ के साथ था, लेकिन किस्मत को शायद उसकी खुशी रास नहीं आती है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद इंसान फिर से जंगल में दाखिल हो जाते हैं। वो पेड़ों को काटकर जमीन समतल करते हैं, वो वहाँ की खूबसूरती को तबाह करने लगते हैं। बैम्बी और उसका परिवार बार बार अपनी जगह बदलने को मजबूर हो जाता है, और फिर एक दिन जब वो तीनों सड़क पार कर रहे होते हैं तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर बढ़ता है और उन्हें टक्कर मार देता है। इस हादसे में बैम्बी तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसकी साथी वहीं पर दम तोड़ देती है। उसका बच्चा डर के मारे भागता हुआ वापस जंगल की ओर चला जाता है। वो ट्रक ड्राइवर थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन मदद करने के लिए नहीं बल्कि और भी घिनौना काम करने के लिए। वो अपनी गाड़ी से निकलकर नदी किनारे जाता है और वहाँ पर कई जहरीले केमिकल्स के ड्रम पानी में फेंक देता है। फिर वो ऐसे भाग जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैम्बी जो अपने परिवार को खोकर पहले ही टूट चुका था, अब गुस्से और दर्द में पागल हो जाता है। प्यास से बेहाल होकर वो उसी नदी का पानी पी लेता है जिसमें ड्राइवर ने जहर घोला था, और कुछ ही पलों में उसका शरीर जलने लगता है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती है। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन मरने के बजाय उसके साथ कुछ और ही होने लगता है। उसका शरीर मरोड़ खाने लगता है, हड्डियों की आवाजें गूंजती है जैसे हर हड्डी टूटकर फिर से जुड़ रही हो। उसकी मांसपेशियां फूलने लगती हैं, दांत लंबे और नुकीले हो जाते हैं, और देखते ही देखते वो प्यारा सा हिरन एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है जो अब दो पैरों पर चलने लगा था। वो पहले ही अपने परिवार की मौत से पागल था, और अब इस दर्द ने उसके अंदर इंसानों के खिलाफ आग जला दी थी। उसने कसम खाई कि वो हर इंसान से बदला लेकर ही रहेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और कैमरा हमें हकीकत की दुनिया में ले आता है। अब कहानी शिफ्ट होती है जेना और उसके बेटे बेंजी पर, जो थैंक्स गिविंग मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जेना थोड़ी नाराज थी क्योंकि उसके पति ने आखिरी वक्त पर उनके साथ न आने का फैसला किया था, इसलिए अब उसे अकेले अपने बेटे के साथ जंगल में बनी अपनी माँ की कुटिया तक का सफर तय करना था। जेना खुद गाड़ी चलाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक टैक्सी बुक करती ताकि वो बेंजी को लेकर वहाँ तक पहुँच सके। रास्ता पहाड़ी, घुमावदार और घने पेड़ों से भरा हुआ था। बेंजी को रास्ते में चक्कर आने लगते और ऊपर से अपने पिता के न आने की बात ने उसे और उदास कर दिया था। थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए जेना मुस्कुराते हुए मजाक करती है। वो कहती है, अरे छोड़ो ना, तुम्हारे डैड नहीं आए तो क्या हुआ, कौन है यहाँ जो हमको खा जाएगा। अब उसकी बात सुनकर ड्राइवर का चेहरा अचानक से गंभीर हो जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है, मैडम ये जंगल आम जंगल नहीं है, यहाँ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। बेंजी डर जाता है और उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। वो ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी रोक दो। अब ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाता है तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। कुछ भारी चीज उनकी कार से टकराती है और बस यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की असली हॉरर और सर्वाइवल जर्नी, जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। अब जैसे ही वो चीज कार से टकराई, झटका इतना जोरदार था कि गाड़ी हवा में उछलकर सीधे सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी। कुछ सेकंड्स तक सब कुछ अफरा तफरी में था। टूटी हुई गाड़ी, धुआं और चारों तरफ सन्नाटा। किसी तरह जेना और उसका बेटा बेंजी कार से निकलने में कामयाब हो जाते। वो दोनों घायल थे, डरे हुए थे,
लेकिन जिंदा थे। चारों तरफ चुप अंधेरा था। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने कार के पास पड़े ड्राइवर को खींच लिया हो, किसी अनदेखी ताकत ने। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही अंधेरे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई जानवर सांस ले रहा हो। भारी कदमों की आहट और एक खौफनाक गरजने की आवाज। ये साफ था कि जंगल में कुछ ऐसा था जो इंसानों का शिकार कर रहा था। जान बचाने के लिए जेना और बेंजी बेतहाशा भागने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते वो आखिरकार एक पुराने केबिन तक पहुंच जाते। वही घर जहां पर बेंजी की दादी मैरी रहती। अंदर पहुंचने पर उन्होंने राहत की सांस ली। वहां पहले से बाकी परिवार वाले मौजूद थे, साइमन के भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे। लेकिन सबके चेहरों पर एक बात साफ झलक रही थी कि साइमन यानी कि बेंजी का पिता अब तक वहां पर क्यों नहीं पहुंचा। धीरे धीरे माहौल थोड़ा नॉर्मल होने लगता है, लेकिन तभी कैमरा हमें दादी की तरफ ले जाता है। वो कुर्सी पर बैठी कुछ बड़बड़ा रही होती है और बार बार अजीब अजीब चीजें बना रही होती। असल में उसकी दादी को डिमेंशिया था, यानी वो चीजें भूल जाती थी और कई बार ऐसी बातें करती थी जिनका मतलब कोई नहीं समझ पाता था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। सब थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सामने जेना और बेंजी खड़े होते हैं। दोनों के कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए, चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। परिवार वाले उनको अंदर लाते हैं, पानी देते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। बेंजी रोते हुए बताता है कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ और कैसे किसी अजीब सी प्राणी ने उनके ड्राइवर पर हमला किया। ये सुनकर सब लोग थोड़ा हिल जाते हैं, लेकिन साइमन का भाई ये समझ ही नहीं पाता है कि वो बच्चा क्या कह रहा है। वो कहता है कि शायद कोई जानवर होगा, मैं जाकर देखता हूँ। वो टॉर्च उठाता है और निकल जाता है, लेकिन इसी बीच सीन कट होकर जंगल के दूसरी ओर चला जाता है, जहाँ कुछ प्रोफेशनल हंटर्स मौजूद थे। ये आम शिकारी नहीं थे, इन्हें विल बैक्सर कंपनी की तरफ से भेजा गया था। इनका मिशन था उस म्यूटेटेड हिरन को ढूंढना और खत्म कर देना, जो अब इंसानों के लिए खतरा बन चुका था। असल में यही कंपनी नदी में जहरीले केमिकल्स डाल रही थी और अब वो अपने अपराध को छिपाने के लिए उस क्रिएचर को मारने वाली थी। अब वो शिकारी जंगल में आगे बढ़ते और उन्हें वही टूटी हुई टैक्सी दिखाई देती है जो खाई में गिरी हुई थी। वो आसपास जांच करने लगते हैं। तभी झाड़ियों में उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और घबरा कर वो बिना देखे ही वहाँ पर गोली चला देते हैं। गोलियों की आवाज गूंजती है, लेकिन जब वो पास पहुँचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर वो डर जाते हैं। वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि साइमन का भाई था जो वहाँ पर सिर्फ मदद करने आया था। लेकिन गलती से उन्हीं शिकारियों ने उसे गोलियों से मार दिया था। बाकी शिकारी अपने साथी पर भड़क उठते हैं। अब कंपनी का नाम खराब ना हो, इसलिए वो तय करते हैं कि इस मौत की कोई रिपोर्ट नहीं बनेगी। उन्होंने जल्दबाजी में एक गड्ढा खोदा और उसकी लाश वहीं पर दबा दी। सीन फिर से लौटता है दादी के घर पर। जेना अभी भी डरी हुई थी और दादी के बनाए स्केच वो देख रही होती। हर एक तस्वीर में बस एक ही चीज थी, एक काला हिरन जिसके लंबे डरावने सींग थे और आंखें ऐसी जैसे किसी राक्षस की हो। ये देखकर जेना काफी ज्यादा डर जाती है। इसका मतलब साफ था कि शायद दादी ने उस क्रिएचर को देखा है। वो धीरे धीरे समझने लगती है कि खतरा अब उनके बेहद करीब है। तभी बेंजी अपनी दादी के पास जाता है। दादी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते हुए कहती है कि वो बाहर खेल रहा है। बेंजी ठिठक जाता है क्योंकि दादी जिस वो की बात कर रही थी वो कोई इंसान नहीं था। बेंजी अपनी दादी की बातों को समझ नहीं पाया, इसलिए वो खिड़की के पास गया और जैसे ही बाहर झांका उसकी चीख निकल गई। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा खड़ा था जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। वो था वही ज़ॉम्बी यानी कि म्यूटेटेड हिरन बैम्बी, जो अब किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके लंबे नुकीले सींग इतने डरावने थे कि उन्हें देखना भी मुश्किल था। अगले ही पल बैम्बी ने जोर से गरजते हुए झोपड़ी की तरफ दौड़ लगाई। अंदर बैठे सारे लोग घबरा गए। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहा था, जहाँ दरवाजा भी पल भर में टूट गया और बैम्बी अंदर घुस आया। बेंजी और उसका चाचा किसी तरह पिछला रास्ता पकड़कर बाहर निकल गए, लेकिन उसकी चाची बाथरूम में छुपने की कोशिश करती है, पर वो बचने वाली नहीं थी क्योंकि बैम्बी दरवाजा तोड़ता है और अपने सींगों से उसे आर पार भेद देता है। वो किसी तरह खिड़की से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बैम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। बाहर खड़ी वैन में बैठे लोग ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। उनके सामने ही बैम्बी उसे बेरहमी से मार डालता है। डर के मारे सबने वैन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। इसी बीच उन्होंने देखा कि बैम्बी तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, जहाँ किस्मत उनका साथ देती है। इंजन चालू हो जाता है। उसका चाचा
गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ाता है। पीछे से बैम्बी सड़क पर उछल उछल कर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। कई बार उसने गाड़ी को पलटाने की कोशिश की, लेकिन उसका चाचा एक एक्सपर्ट ड्राइवर था। उन्होंने किसी तरह गाड़ी को पलटने से बचा लिया था। जहां थोड़ी दूर पहुंचने के बाद सड़क पर उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है। अब उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वो पीछे जा नहीं सकते थे। पीछे बैम्बी था और आगे का रास्ता रुका हुआ था, यानी कि पीछे मौत और आगे दीवार जैसा पेड़। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि रास्ता साफ करना होगा। वो कहता है कि मैं नीचे जाकर पेड़ पर रस्सी बांधता हूँ, फिर हम वैन के जरिए उसको खींच लेंगे। बेंजी को गाड़ी पर बैठने को कहा जाता है ताकि वो सही समय पर एक्सीलेटर दबाए। सब तैयारी हो चुकी थी, तभी अंधेरे से बैम्बी की छाया फिर उभरती है। उसे देखकर बेंजी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो सोचने की भी फुर्सत नहीं लेता और वो सीधा एक्सेलरेटर दबा देता है। अब उसके चाचा रस्सी में उलझ जाते हैं और बुरी तरह खिंचकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनका बेटा जो पीछे था वो किसी तरह जंगल की ओर भाग निकलता है, लेकिन उसकी किस्मत भी ज्यादा साथ नहीं देती है। रास्ते में उसने गुस्से में एक खरगोश को लात मार दी और वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो खरगोश लौटकर अकेला नहीं आया, उसके साथ उसका पूरा झुंड था और ये कोई आम खरगोश नहीं थे। ये भी उसी जहरीले केमिकल की वजह से अब म्यूटेट हो चुके थे। उन्होंने उस लड़के पर झपट्टा मारा, जिसे वो नोच नोच कर खा जाते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वैन के पास लौट आते हैं, जहाँ पर उन शिकारियों का ट्रक पहुँच चुका था। जेना उनसे मदद मांगती है। वो चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज हमारी मदद करो। वो शिकारी भी उसको देखकर बेंजी और जेना की मदद करते हैं, जिसको वो अपने साथ ले आते हैं। वो अपने बेस कैंप पर लौटते हैं, जहाँ का नजारा और भी चौंकाने वाला था। वहाँ साइमन पहले से मौजूद था, वही साइमन जो जेना का पति है, जो कह रहा था कि वो नहीं आ पाएगा। जेना समझ नहीं पाती है कि वो लोग जंगल में आखिर क्या कर रहे हैं। तभी साइमन खुद सारी सच्चाई उनके सामने रख देता है। वो दरअसल विल बेक्सर कंपनी का सीनियर ऑफिसर था और उसने खुद ने ही वो ऑर्डर दिया था कि कंपनी का टॉक्सिक वेस्ट जंगल में फेंक दिया जाए, क्योंकि असली तरीके से उसका डिस्पोजल करना बहुत महंगा पड़ता है। यानी साइमन ने पैसे बचाने के लिए वो हर जंगल में बहा दिया था और उसी जहर को पीकर बैम्बी और बाकी जानवर राक्षस बन गए थे। अगर ये राज दुनिया के सामने आ गया तो न सिर्फ कंपनी बल्कि खुद साइमन को भी जेल हो सकती थी। इसलिए उसने सारी बात छिपाने के लिए ये पूरा खेल रचा था। साइमन ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसने इन शिकारियों को अपने बचाव के लिए हायर किया था। उसका मकसद था बैम्बी को खत्म करना और जंगल को क्लीन करवा देना, ताकि किसी को भी कंपनी के राज का पता ना चले। लेकिन ये सुनकर जेना आपे से बाहर हो जाती है। वो साइमन पर चिल्लाती है कि उसकी लालच और गलती की वजह से न सिर्फ उसके भाई की मौत हुई है, बल्कि अब उसका बेटा और वो खुद भी मौत के मुंह में है। साइमन बेपरवाह होकर जवाब देता है कि मुझको परवाह नहीं है, मैंने कभी ये जिम्मेदारी मांगी ही नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर बेंजी का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका पिता उसे कभी सच में प्यार करता ही नहीं था। उदास और गुस्से से भरा बेंजी कैंप से निकलकर अकेला ही भाग जाता है, जहाँ थोड़ी दूर जाकर उसको एक पिंजरा दिखता है जिस पर कपड़ा डाला हुआ था। जब वो उस कपड़े को हटाता है तो अंदर एक छोटा हिरन का बच्चा बंद था। बेंजी को समझ में आ जाता है कि शिकारी लोग उस मासूम बच्चे को चारा बनाकर असली बैम्बी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंजी को उस बच्चे में खुद की झलक दिखती है। दोनों ही अपने पिता से दूर, अकेले और डरे हुए हैं। उसने बिना सोचे समझे पिंजरा खोल दिया और उस हिरन को आजाद कर दिया। उधर बैम्बी जो किसी और शिकारी पर हमला करने वाला था, वो अचानक अपने बच्चे की खुशबू महसूस करता है और सब कुछ छोड़कर उसकी तलाश में निकल जाता है। अब जैसे वो कैंप के पास पहुंचता है, सबसे पहले उसकी नजर दादी मैरी पर पड़ती है। लेकिन उससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता, एक वर्कर की चीख सुनाई देती है और बैम्बी वहीं गुस्से में उसके ऊपर टूट पड़ता है। कंट्रोल रूम में बैठे सारे शिकारी अब तैयार थे। उनका निशाना था वही म्यूटेटेड बैम्बी। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और अगले ही पल बैम्बी पूरी ताकत के साथ अंदर घुस आता है। शिकारी उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर बैम्बी उसे पकड़कर दीवार से फेंक देता है। अब साइमन और उसका परिवार बैम्बी के सामने था, लेकिन इंसानियत तो शायद साइमन के अंदर बची ही नहीं थी। वो अपने परिवार की परवाह किए बिना खुद की जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। वो अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर दरवाजे बंद करता है और चैन की सांस लेता है कि अब वो सुरक्षित है।
लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती है, क्योंकि वो गाड़ी की पिछली खिड़कियां बंद करना भूल गया था। तभी अगले ही पल वो जहरीले ज़ॉम्बी खरगोश पीछे से अंदर घुस आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। साइमन के लालच और धोखे का अंत उसी के खून से होता है। अब सीन बदलता है। कैंप में सिर्फ जेना, बेंजी और वो डरावना म्यूटेटेड बैम्बी बचे थे। बैम्बी उन दोनों के सामने खड़ा था। उसकी सांसें भारी और आंखों में खून उतर आया था। अब जैसे ही वो हमला करने वाला था, झाड़ियों के पीछे से वही छोटा हिरन बाहर आता है। बैम्बी की नजर अपने बच्चे पर पड़ती है और उसके अंदर का गुस्सा पल भर में पिघल जाता है। वो आगे बढ़कर अपने बच्चे के पास आता है, जिसे वो सूंघता है। उन दोनों के बीच ये एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट होता है, एक बाप और बेटे की मुलाकात जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन किस्मत ने इन्हें फिर से चैन से जीने नहीं दिया। वो शिकारी जिसे बैम्बी ने पहले हवा में उछाल दिया था, अभी भी जिंदा था। उसने जमीन पर पड़ा अपना गन उठाया और बैम्बी के सीने पर गोली चला दी। गोली लगते ही बैम्बी गिर पड़ा। वो शिकारी जहरीली हंसी के साथ बोलता है, अब देखो कौन बचता है। लेकिन तभी अंधेरे से दादी मैरी बाहर आती है और उसी शिकारी को उसके गुनाह की सजा दे देती है। वो उसे चाकू से गोदकर मार डालती है। अब सिर्फ जेना, बेंजी और वो मासूम हिरन का बच्चा ही बचे थे। तीनों के सामने था एक दर्दनाक नजारा। बैम्बी जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसका बच्चा उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो कभी उठने वाला नहीं था। जहां आखिर में वही हुआ जो किस्मत ने तय किया था। पिता की मौत के बाद उसका बच्चा भी अकेला रह गया और इसी कड़वे सन्नाटे के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जो बताती है कि जब इंसान लालच में प्रकृति से खेलता है तो सबसे डरावना शिकारी खुद प्रकृति ही बन जाती है, जो फिर इंसानों का शिकार करती है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।